हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है कि 1911 में न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड के नाम से इन्होंने इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को उन्होंने एक मॉडल की शक्ल में पेश की और उस मॉडल का नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जो है हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का सिलेक्शन किया और इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का नाम था रेडियम। रेडियम को उन्होंने एक लेड बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया। इसे किस चीज के अंदर इनक्लोज किया? लेड बॉक्स के अंदर। अब इस लेड बॉक्स के अंदर एक छोटा सा सुराख था और इस सुराख के जरिए रेडियम में से अल्फा रेज बाहर निकलते थे। सो रेडियम में से कौन सा रेज बाहर निकल रहे थे? अल्फा रेज। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्फा रेज के रास्ते में गोल्ड का एक नाजुक शीट रखा और इसे नाम दिया गोल्ड फॉयल का। गोल्ड फॉयल की थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर के बराबर था। इन्होंने इस गोल्ड फॉयल के अराउंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन फिक्स किया। गोल्ड फॉयल के अराउंड इन्होंने क्या रखा? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व क्या किया? तो अब आते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन की तरफ। पहला ऑब्जर्वेशन इनका ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस गोल्ड फॉयल में से गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस गोल्ड फॉयल में से पास होने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ऑलमोस्ट 99% अल्फा रेस इसी तरह ही गोल्ड फॉयल से पास होता है और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था? इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ ऐसे भी अल्फा रेस थे जो कि गोल्ड फॉयल में से गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करते थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 0.1% के बराबर। और एक या दो ऐसे अल्फा रेस भी थे जो कि गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद दोबारा पीछे की तरफ बाउंस बैक हो जाते थे। तो इनका तीन ऑब्जर्वेशन था। पहला ऑब्जर्वेशन इनका ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज, ऑलमोस्ट 99% अल्फा रेज गोल्ड फॉयल में से गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ ऐसे अल्फा रेज है ऑलमोस्ट 0.1% जो कि गोल्ड फॉयल में से गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी डिफ्लेक्ट होता है। और एक या दो ऐसे अल्फा रेस भी होते हैं जो कि गोल्ड फॉयल में से पास नहीं हो सकता और वो गोल्ड फॉयल के साथ टकरा कर दोबारा पीछे की तरफ बाउंस बैक हो जाता है। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अब इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या नतीजा निकाला? उसने जो भी नतीजा इस एक्सपेरिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन से निकाला था, उन्होंने अपने उस रिजल्ट को एक मॉडल की शक्ल में पेश किया और उस मॉडल का नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की पोस्टुलेट्स की तरफ। पहला पॉइंट इस मॉडल का यह है कि एटम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है? खाली। एटम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्री स्पेस होता है, खाली होता है। कैसे? इनको इस चीज के बारे में कैसे पता चला? आप देखिए, हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्री स्पेस में से पास होता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो यहां पर भी अगर 99% अल्फा रेज गोल्ड फॉयल में से पास होने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो इट मींस कि गोल्ड फॉयल का जो एटम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली है, फ्री स्पेस है। इसीलिए तो गोल्ड फॉयल में से जब
अल्फा रेज पास होते थे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता था क्योंकि वो फ्री स्पेस में से पास हो रहे थे। और चूंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ऑलमोस्ट 99% अल्फा रेज गुजरने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा था, तो वो ये शो कर रहा था कि एटम का बहुत बड़ा हिस्सा फ्री स्पेस होता है, खाली होता है। इनका दूसरा पोस्टुलेट ये है कि एटम का बहुत बड़ा हिस्सा मास का वो कहाँ पाया जाता है? एटम के सेंटर में। इनका दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास एटम के सेंटर में होता है और एटम के सेंटर का नाम इन्होंने न्यूक्लियस रखा। सो दूसरा पॉइंट क्या था कि एटम के मोस्ट ऑफ द मास वो सेंटर में होता है और उसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। तीसरा पॉइंट इनका ये था कि न्यूक्लियस का साइज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम काफी ज्यादा छोटा होता है। चौथा पॉइंट इनका ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और न्यूक्लियस के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस पॉजिटिव चार्ज की तादाद नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होंगे। तो इनका ये कहना था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इनका एक और पॉइंट, छठा पॉइंट अगर हम इनका देखें तो इनका छठा पॉइंट ये था कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मुसलसल क्या कर रहा होता है? गर्दिश कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर इनका सातवां पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एटम के अंदर बराबर होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद यानी नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तादाद बराबर है, इसीलिए एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद जब बराबर होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, जिसकी वजह से एज अ होल एटम न्यूट्रल बन जाता है। इनका आखिरी पॉइंट ये था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। तो ये था पूरा जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में। अब आते हैं इस मॉडल की खामियों की तरफ। इस मॉडल में क्या कमजोरियां है, क्या खामियां है, वो देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, पहला खामी ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड करता है किस चीज के ऊपर? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस करता है लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। और हमें पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी ये दोनों बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होता है। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटी चूंकि वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है। तो इनका पहला खामी ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि न्यूट्रल चीजों के ऊपर अप्लाई होता है, चार्ज चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इनका पहला खामी था। दूसरा खामी इनका ये था, मैक्सवेल का ये कहना था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल मूव करने के दौरान वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी खारिज करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उनका एनर्जी कम होता जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है, तो होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन में से मुसलसल एनर्जी खारिज होते रहे और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाए, और एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि उसका एनर्जी कम्प्लीटली खत्म हो और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरकर एटम को तबाह करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी खारिज करता है, ना उसका एनर्जी खत्म होता है, और ना ही वो न्यूक्लियस के अंदर गिरकर एटम को तबाह करता है। तो उनसे ये पूछा गया था कि ऐसा क्यों नहीं होता? बाकी चार्ज पार्टिकल के साथ तो होता है कि जब वो मूव करते हैं उनमें से एनर्जी खारिज होता है और उनकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्यों नहीं होता? तो इसे ये सवाल पूछा गया था और इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं था, और ये सवाल इनका एक
कमजोरी बन गया, एक डिफेक्ट बन गया। तीसरा जो कमजोरी इनका ये था वो ये कि अगर इन केस इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खारिज करना चाहिए किस चीज की शक्ल में, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की शक्ल में। एक चीज आपने ज़हन में रखना है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता है तो वो एनर्जी हमें बेसिकली कलर्स की शक्ल में नजर आता है और उसी कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब दो तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रम है, एक वो स्पेक्ट्रम जिसके मुख्तलिफ कलर्स के बीच गैप ना हो, उसे कहा जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे कि रेनबो की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं रेनबो बेसिकली 7 मुख्तलिफ कलर की एक बैंड है और उस 7 मुख्तलिफ कलर के बैंड के अंदर अगर आप देखें तो कलर्स के बीच आपको गैप नजर नहीं आता, तो वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर आपको कलर्स के बीच गैप नजर आए तो वो फिर होगा एक डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो सवाल इनसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी खारिज करेंगे तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की शक्ल में होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की शक्ल में खारिज नहीं करता बल्कि वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की शक्ल में खारिज करता है। और इनसे सवाल पूछा गया था ऐसा क्यों है, तो उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं था, इसीलिए ये सवाल भी इनका डिफेक्ट बन गया। तो इनके थ्योरी का या मॉडल का बेसिकली 3 खामियां हैं। पहला ये कि ये जो है लॉज ऑफ ग्रेविटी और लॉज ऑफ मोशन की बुनियाद पर बना था, जो कि न्यूट्रल चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है, 4 चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और इसी तरह दूसरा पॉइंट इनका ये था कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व करता है तो उसे एनर्जी खारिज करना चाहिए और एनर्जी उसका ख़त्म होकर न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए और एटम को तबाह करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, सवाल का भी जवाब नहीं था। तीसरा सवाल उनके से ये पूछा गया था कि इनकेस अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करे तो वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की शक्ल में खारिज करे, लेकिन वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में खारिज करता है, ऐसा क्यों होता है, सवाल का भी जवाब नहीं था। तो ये तीनों सवाल जो है इसके डिफेक्ट्स बन गए। तो ये था आज की टॉपिक जिसमें हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिए है। आपको होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।